हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश मीडियम। उसमें हमारा सब्जेक्ट है एसएसटी और चैप्टर नंबर 8 हिस्ट्री का है, द ग्लोरी ऑफ भारतवर्ष। चलो देखते हैं। वी हैव लर्न अबाउट हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया फ्रॉम द स्टोन एज टू 8th century. We have gathered information about the rurals and heritage of various ages. India is a huge nation like a subcontinent. Since the ancient time, people of various tribes and subtribes have come to India as they were attracted toward our prosperity. Due to this, the diversity of Indian culture creates a confluence of a diversity. Jawaharlal Nehru has called it unity in diversity. We will gather information about art and architecture and social life of our country so that we can get information about the glorious heritage of the people of ancient India. तो बच्चों, शुरुआत से ही हमने क्या पढ़ा था? हमने जो एंशिएंट इंडिया है, ठीक है, उसका पूरा जो हिस्ट्री वो पढ़ लिया था। ठीक है, करीबन हमने स्टोन एज से लेके 8th सेंचुरी, ठीक है, वहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि वहाँ के लोग कैसे थे, ठीक है, किस तरह से जो हमारा इंडिया है वो डेवलप हुआ था। और फिर क्या हुआ था, हमने ये भी देखा था कि जो इंडिया है, ठीक है, वो एक सब कॉन्टिनेंट के तौर पे भी आ गया था। देखो, कॉन्टिनेंट में क्या होता है कि रिवर्स भी होती है, स्ट्रीम्स भी होते हैं, पहाड़ भी होते हैं, ठीक है, मैदान भी होता है। तो सारी चीज़ें जो नेचुरल फॉर्म में होती है ना, वो वहीं पे आती है, उसको कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो इंडिया है ना, वो भी एक सब कॉन्टिनेंट है, मतलब कि कॉन्टिनेंट तो पूरा नहीं, लेकिन कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा हिस्सा कह सकते हैं हम उसको, कि करीबन उसकी कॉन्टिनेंट में जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो इंडिया में है। देखो, इंडिया के पास भी बड़े बड़े माउंटेन्स है, ठीक है, वहाँ पे रिवर्स भी है, ओशन भी है। तो ये सारे उसको एक सब कॉन्टिनेंट के तौर पे कह सकते हैं। दूसरी बात करें तो इंडिया में कई सारे पीपल से उसकी जो प्रॉस्पेरिटी है उसको देख के अट्रैक्ट हुए थे, और साथ साथ क्या हुआ कि उसी वजह से इंडिया के कई सारे जो कल्चर से वो डेवलप होना शुरू हो गए थे। और इसी वजह से जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, मतलब कि जो विविधता है उसी में एकता है। तो आज हम उसी की बात करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं एंशिएंट इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो पुराने टाइम में जो एग्रीकल्चर था वो किस तरह से था। तो हम सबको बताया कि हमारा जो मोस्ट ऑफ फूड्स है, ठीक है, जो डेली रूटीन फूड्स है वो जनरली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, ठीक है। और फार्मिंग है होता है ना इंडिया में, जो आज के टाइम पे होता है ना, उसी तरह से पुराने टाइम पे भी होता था। और कई सारे और भी उसमें बदलाव आ चुके हैं, क्योंकि आज के टाइम पे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ चुकी है उसका यूज़ होता है, लेकिन पुराने टाइम में ऐसा नहीं था। लेकिन वहाँ की फैसिलिटी तभी भी अच्छी थी। तो पुराने टाइम में वीट है, बार्ली है, पैडी है, ज्वार है, मिलेट है, सीसम है, पीस है, ठीक है, वो सब भी वहाँ पे कल्टिवेटेड होते थे, ठीक है, मतलब कि ग्रो होते थे। अब देखते हैं वहाँ के टूल्स किस तरह के थे, जो खेती में टूल्स यूज होते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर में किस तरह के थे। तो हम हड़प्पन कल्चर की बात करें बच्चों, तो हड़प्पन कल्चर में भी कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो हमने पाए हैं जिसका यूज़ एग्रीकल्चर में होता था। जैसे कि जो प्लग है, ठीक है, हमें प्लग तो वहीं से नहीं मिला है हड़प्पन कल्चर से, लेकिन प्लग है उसका हमें टॉय मिला हुआ है, ठीक है, प्लग शेप का। प्लग का मतलब होता है हल, हल का जो होता है ना, हल, ठीक है, इस तरह से होता है, जो खेत जोतने में काम आता है। तो उस तरह से उसका हमें हल तो नहीं मिला है, लेकिन क्या हुआ है कि हमें उसका एक टॉय मिला हुआ है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि टॉय से कि वहाँ पे हल का यूज़ होता होगा। और वहाँ के जो लोग हैं वो आयरन टूल का यूज़ करने लगे थे, ठीक है। आयरन का मतलब जो लोहे से बना हुआ है ना, उसके टूल्स का यूज़ करने वाले थे। मतलब कि जो एग्रीकल्चर है उसमें कई सारा डेवलपमेंट भी आ चुका था। और जो वहाँ पे एक्स होती है, ठीक है, जो कुल्हाड़ी होती है, उससे जो फॉरेस्ट है वो भी कटिंग करते थे, ठीक है। और जो खेत थे उसको प्लग से जोतने का काम करते थे, ताकि जो खेत है उसकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है, ठीक है। और भी कई सारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, जैसे कि सिकल है, एक्स है, ठीक है। अब देखते हैं इरिगेशन। तो इरिगेशन क्या था, जो रिच विलेज है, ठीक है, मतलब कि जिसके पास अच्छा खासा पैसा है, पानी भी है, तो उसके पास अच्छे अच्छे किंग भी होते हैं। क्योंकि बिना किंग के और बिना जो हेड होता है ना, गांव का जो हेड, ठीक है, उसके बिना ये विलेज चल नहीं पाता है। इसलिए अगर वो वहाँ के जो किंग है, ठीक है, वहाँ के जो हेड है वो अच्छे हैं, तो उस गांव का और उसके जो आसपास का एरिया है ना, वहाँ पे कई सारे मात्रा में हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इरिगेशन की बात करें तो वहाँ पर भी कई सारे हमें जो छोटे छोटे वेल्स होते हैं, बड़े बड़े जो तालाब होते हैं ना, वो हमें देखने को मिलती है। और वहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटीज भी कई
गुना आगे की थी, ठीक है, क्योंकि वो लोग भी साइंटिफिक तरीके से सोच रहे थे। अब बात करें तो वहाँ पर भी जो कैनाल्स होती थी वो डेवलप थी, वेल्स थे, लेक्स थे, ठीक है, और आर्टिफिशियली रिजर्वायर्स भी थे, ठीक है, मतलब कि जमीन के अंदर एक बड़ा सा खड्डा बना देते थे और उसमें पानी को संग्रह करके रखते थे ताकि वो पानी को फ्यूचर में यूज कर सके। अब देखते हैं एंशियंट इंडियन रूरल लाइफ, ठीक है, तो जो प्राचीन भारत है वहाँ के ग्रामीण लोगों का जीवन किस तरह का था, चलो देखते हैं। जो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया है ना, हम दोनों ही पढ़ेंगे, क्योंकि जो ऊपरी भारत है और जो निचली भारत है, ठीक है, यानी कि जो दक्षिण वाला हिस्सा है ना, वहाँ पे दोनों में चेंज हमें देखने को मिलता है। जो नॉर्थ इंडिया है, ठीक है, उसमें क्या था कि जो गांव का हेड होता है ना, उसको हम कहते थे ग्राम भोजक, ठीक है, क्या कहते थे, ग्राम भोजक। वो नॉर्थ इंडिया में कहा जाता था। और जनरली है ना, ये जो नेम है, ठीक है, ग्राम भोजक, वो क्या था, वो हेडरिएचरी था, मतलब कि क्या था कि वंश परंपरागत था। अगर आज की उसके दादा का, ठीक है, आज एक इंसान के पास है, फिर क्या होगा कि यही पद है ना वो उसका बेटा संभालेगा, फिर क्या होगा कि यही पद है ना वो इसका बेटा संभालेगा। इस तरह से क्या था कि बेटे को ये पद मिल रहा था, ठीक है, इसी को कहते हैं हम हेरिडेटरी। तो ग्राम भोजक है वो एक पद है, एक पोजीशन है, एक पोस्ट है, ठीक है, जो हैचरी था नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। जो ग्राम भोजक होता है ना, वो पूरे गांव का सबसे ज्यादा लैंड ओनर था, ठीक है, मतलब कि बिगेस्ट लैंड ओनर था वो हम कह सकते हैं। क्योंकि ग्राम भोजक है ना वो एक जमींदार भी था, साथ साथ क्या करता था, वो अपनी जमीन है वो दूसरों लोगों को लैंड पे देता था फार्मिंग के लिए, ताकि वहां से प्रोडक्शन मिल सके, ठीक है। तो इस तरह से जो नॉर्थ इंडिया है उसकी पोजीशन चल रही थी। और जो ग्राम भोजक है ना, वही लॉ एंड ऑर्डर है उसका काम भी संभालता था, मतलब कि जो न्याय का काम होता है, या तो कोई क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है, तो उसका सामना किस तरह से किया जाए वही ग्राम भोजक बताता था, ठीक है। तो इस तरह से नॉर्थ इंडिया में चल रहा था। अब देखते हैं साउथ इंडिया में क्या था। तो साउथ इंडिया है ना, उसमें 3 प्रकार के लोग रहते थे। जैसे कि बात करें तो जो बिग लैंड लॉर्ड है, ठीक है, स्मॉल फार्मर है और लैंडलेस लेबरर्स है, ठीक है, यानी कि जो बड़े जमींदार है वो हैं, फिर स्मॉल फार्मर यानी कि छोटे जमींदार हैं, और जिसके पास जमीन ही नहीं है ना, ठीक है, जिसको हम सर्वेंट कहते हैं ना, वो लोग रहते थे। तो इस तरह से साउथ इंडिया में भी 3 टाइप के लोग रहते थे। अब वहाँ पे देखते हैं टाउन लाइफ किस तरह की थी। तो करीबन आज से 2500 ईयर की बात करें तो जो महाजनापद की हम बात करते हैं, ठीक है, कि अभी वहां पे किलेबंदी शुरू हो रही थी, क्योंकि जो किलेबंदी है वो शुरू करेंगे ताकि अपना जो पूरा एरिया है ना वो दुश्मनों से बचा सकता है। और वहां पे हमें ना स्पेरिकली वेल्स भी मिले हैं, ठीक है, उसी सिटी में से जो महाजन पद थे ना वहीं से। जो स्पेरिकली वेव्स होते हैं, वो वेल्स होते हैं, वो क्या होता है कि वो एक बड़े से कुएं होते हैं, ठीक है, उसका पानी है ना वो कई दिनों तक चल सकता है, ठीक है, पूरे गांव के लिए। तो इस तरह से वो कुएं भी बनाते थे। और ऐसे जो वेल्स है ना उसका यूज दूसरे जो ड्रेनेज होते हैं, जो टॉयलेट होता है और जो डस्टबिन होता है ना, वैसे भी वो करते थे, ताकि क्या होगा कि जो कूड़ा है, कचरा है ना, वो भी जमीन के अंदर ही दफना जाए, ठीक है, अपने आप ही दफना दिया जाए। और अब देखते हैं कि जो फूड की बात है, ठीक है, तो जो पीपल्स है जो गांव में रहते थे और जो सिटी में रहते थे वो किस तरह का फूड खाते थे। तो जनरली वो वीट है, बार्ली है, राइस है, मिल्क है, कर्ड है, घी है, फ्रूट्स है, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें वो खाते थे। साथ साथ मीट और फिश भी खाते थे, ठीक है, यानी कि जो मांस और मछली है ना वो भी खाते थे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते कपड़े कैसे पहनते थे। तो जो मेन और वुमन है ना वो जनरली 2 ही कपड़े पहनते थे, ठीक है। जो मेन होते हैं वो क्या करते थे, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है ना जो वो नीवी पहनते थे, ठीक है, क्या पहनते थे, नीवी, यानी कि जो निचला भाग होता है ना मेन और वुमन का। आज हम जो पैंट पहनते हैं, ठीक है, तो वो लोग पुराने टाइम में जो भी पहनते थे उसको नीवी कहा जाता था। और जो अपर पार्ट होता था बॉडी का, ठीक है, वहां पे वो वास पहनते थे, क्या पहनते थे, वास। और अपनी बॉडी में जिस तरह से आजकल कैसे हम कोई जो दुपट्टा रखते हैं, ठीक है, तो उस तरह से जो दुपट्टा की तरह का कुछ गमछा होता है, ठीक है, तो वो गमछे की तरह जो रखते थे उसको कहते थे अधिवास, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमें याद हो 3 वर्ड रखने हैं। जो नीवी है, ठीक है, नीचे नीवी आएगा, फिर ऊपर वास आएगा, ठीक है, और ऊपर की तरफ इस तरह से कपड़ा ढकते हैं तो उसको कहते हैं अधिवास, ठीक है।
चलो अब देखते हैं एंशिएंट इंडियन आर्ट, ठीक है। तो एंशिएंट इंडियन है उसका आर्ट किस तरह का था, वहाँ पे कौन से एंटरटेनमेंट की चीज़ें आ गए थे। तो हिस्ट्री में जो आर्ट है उसको दो टाइप में डिवाइड कर दिया गया है, फाइन आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट। फाइन आर्ट मतलब कि क्या, कि जिसको हम दिखा सकते हैं, और ललित आर्ट मतलब कि जो परफॉर्मिंग आर्ट है जिसको हम निदर्शन कला भी कह सकते हैं, ठीक है। मतलब कि हमें आपको दिखा के ही, परफॉर्म करके ही ये बताना पड़ेगा, उसको कहते हैं परफॉर्मिंग आर्ट। तो जो फाइन आर्ट है, ठीक है, उसमें हम जो ड्राइंग्स आती है, जो पेंटिंग्स आती है, जो किताबें लिखी गई वो आते हैं, जो आर्किटेक्चर से वो आते हैं, म्यूजिक आता है, और जो मिट्टी से बनी हुई चीज़ें हैं ना वो आती है। जबकि परफॉर्मिंग आर्ट में क्या आता है, डांस आता है, ड्रामा आता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती है जो जिसको हम लाइव देख सकते हैं वो। अब देखते हैं लिटरेचर इन इंडिया। तो इंडिया का लिटरेचर है वो किस तरह का था, ठीक है। अब उसमें पहले देखते हैं कि और रिलीजियस लिटरेचर। तो इंडिया का जो लिटरेचर है ना वो 3 भाग में डिवाइडेड है, रिलीजियस, नॉन रिलीजियस और डिस्क्रिप्शन बाय फॉरेन ट्रैवलर, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं रिलीजियस लिटरेचर। तो रिलीजियस लिटरेचर मतलब क्या, देखो रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, ठीक है। तो जो भी धर्म के आधार पर लिखा गया होगा ना उसको हम रिलीजियस लिटरेचर में डालते हैं। अब उसी की बात करें तो प्राचीन टाइम में, एंशिएंट टाइम में ना जो वेद है, जो वेदास है ना वो लिखे गए थे, ठीक है। उसकी जो संख्या है, उसके जो नंबर है वो 4 है, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा और अथर्ववेदा। आगे बात करें तो उसी वेद को हम जब अच्छी तरह से नहीं समझ पाए तो उसको समझने के लिए जो ब्राह्मण टैक्स है, ठीक है, और जो आरण्यक टैक्स है ना वो लिखा गया। तो वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण टैक्स और आरण्यक जो टैक्स है वो भी लिखा गया। साथ साथ क्या हुआ कि वहाँ पे जो सतपथ ब्राह्मण है, गोपद ब्राह्मण है, ठीक है, और जो बृहदारण्यक है वो भी टैक्स कंसिडर कर दिए गए, ठीक है, क्योंकि वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे लिखी गई किताबें थी। अब हम और भी बात करें बुक्स की, तो जो इंडिया में फेमस बुक्स है, जो रामायण है, महाभारत है ना, ठीक है, वो भी बड़े बड़े जो काव्य संग्रह है, ठीक है, पोएटरी से, वो उसकी बुक है। जो महाभारत है उसको वेद व्यास ने लिखा गया है, और शुरुआत में उसको जय संहिता भी कहा जाता था, ठीक है, क्योंकि उसमें जय संहिता का देखो यहाँ पे जो संहिता है ना उसी का मतलब होता है 1 लाख से भी ज्यादा, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ कि देखो संहिता मतलब 1 लाख से ज्यादा, फिर उसका नाम धीरे धीरे चेंज करते करते हमने महाभारत रख दिया है। जबकि जो रामायण है उसकी रचना वाल्मीकि ने की थी, ठीक है, और वहां पे बताया गया कि किस तरह से हम अपना जो सोसाइटी है वो उसको अच्छी तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अब दूसरी बात करें तो टोटल 108 उपनिषद भी जो इंडिया है उसमें बनाए गए हैं। जैसे कि बात करें जो कंठ है, केन है, प्रश्न है, मुंडक है, मांडुक्य है, ईशावास्यम है और छांदोग्य उपनिषद है, ठीक है, जैसे बड़े बड़े उपनिषद भी रचे गए हैं, ठीक है, बनाए गए हैं, जो इंडियन फिलोसॉफी है ना उसको बताते हैं, ठीक है। इंडियन फिलोसॉफी मतलब क्या, कि वहाँ पे हमें तत्व ज्ञान मिलता है, ठीक है, वहाँ पे हमें जो विचार है, किस तरह से जो लिखने वाला है वो अपना विचार है वो प्रेजेंट करता है, वो हमें देखने को मिलता है। जो पुराणास है, ठीक है, उसके ही नंबर, उसके जो संख्या है, जो नंबर है वो टोटल 18 से, जिसमें हम विष्णु पुराण है, गरुड़ पुराण है, वायु पुराण है, मत्स्य पुराण है, ठीक है, वो सब हम जानते हैं। और बौद्ध और जैन धर्म की बात करें बच्चों, तो वहां पर भी उसी टाइम पे भी जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म हमने पढ़ा था, ठीक है, मौर्य काल से लेके हम जब गुप्त काल तक पढ़ रहे थे तब हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के बारे में पढ़ा हुआ है। तो उसमें भी कई सारी उसके बीच में जो बुक्स है लिखी गई थी, जैसे कि बौद्ध धर्म है उसकी जो मेन किताब है वो है त्रिपिटक, ठीक है, जिसमें सुक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक है उसका समावेश किया जाता है। और कई सारी जो पंचतंत्र स्टोरी है, ठीक है, जहाँ तक जो कथाएं होती है जिसमें हम दिग्निकाय है, अंगुत्तर निकाय है, ठीक है, मज्जिमा निकाय है, ऐसे सारे बड़े बड़े जो ग्रंथ है वो भी, जो टैक्स है वो भी क्रिएट किए गए हैं। साथ साथ जो नागसेन है उसका जो मिलिंद पन्नो है, और जो आर्य मंजीशी है, ठीक है, जिसका श्री मूलक कल्प जो बौद्ध रिलीजियस है उसका इम्पोर्टेंट टैक्स है वो भी हम देखने को मिलता है। जो तिब्बत भाषा है उसमें भी जो बौद्ध ग्रंथ है कजार और तजर वो भी बड़े फेमस है। साथ साथ बात करें तो जो दिग्निकाय है, मज्जी निकाय है, ठीक है, ये बौद्ध धर्म के जो जातक कथा है ना, जो स्टोरीज है ना उसके लिए जाने जाते हैं।
और उसके साथ साथ उसी टाइम पे ना जो बृहद कथा है, हरिवंश पुराण है, वासुदेव हिडी है, सिद्धहैम शब्दानुशासन है, दयाश्रय है, कीर्ति कौमुदी है, ठीक है, ऐसे भी कई सारे मेन टेक्स्ट है वो लिखे गए थे, ठीक है। अब जैन टेक्स्ट की बात करें जिसको हम आगम टेक्स्ट भी कहते हैं, तो आगम टेक्स्ट की जो संख्या है वो 12 है, ठीक है, 12 है। और उसमें भी जो प्राचीन लिटरेचर है ना, उसमें ये डिवाइडेड किया गया है, टोटल 14 उसमें पर्वस है और 12 टैक्सीज है, ठीक है, अंग है, उसमें डिवाइडेड कर दिया गया है। जिस तरह से हमारी जो महाभारत है, ठीक है, उस तरह उसको डिवाइड कर दिया गया है, उसी तरह से जो 14 पर्वस है, ठीक है, और उसको भी 12 अंग्स में डिवाइड कर दिया गया है, जो जैन लिटरेचर है उसको, ठीक है। तो उसके जो मेन लिटरेचर टैक्सीज है जिसको कहते हैं आत्मो है, आचरण अंग है, ठीक है, वैतालिक, दशा वैतालिक सूत्र है, तो ये सारे फेमस उसके बुक्स है। अब देखते हैं नॉन रिलीजियस लिटरेचर। तो नॉन रिलीजियस लिटरेचर मतलब कि जो धर्म के ऊपर नहीं लिखे गए, किसी और चीज पे लिखा गया है, ठीक है, यानी कि जो नॉन रिलीजियस लिटरेचर होगा उसमें धर्म की बात नहीं कही गई होगी, उसमें कोई और ही बात होगी, जिसके कि कोई बड़े बड़े जो पोएट्स है, ठीक है, जो रोल प्ले है, प्रशस्ति है, ठीक है, जो ग्रामर है वो लिखे गए हैं, तो उसको हम नॉन रिलीजियस लिटरेचर में शामिल कर सकते हैं। अब उसमें बात करें तो भारत में जो भी लॉ का सबसे फेमस बुक है, जैसे कि मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य है, ठीक है, जो स्मृति है, नारद स्मृति है, तो ऐसे कई सारे लॉस की भी टैक्स लिखे गए हैं, ठीक है। और उसमें भी जो इकोनॉमिक्स है उसके लिए कौटिल्य ने अर्थशास्त्र भी लिखा हुआ था, ठीक है, हमने ये मौर्य काल में भी पढ़ा हुआ है। अब जो रोल प्ले और पोएम्स की बात करें तो जैसे कि बड़े ही ग्रेट जो पोएटर्स हैं, जो महाकवि भास है, कवि कालिदास है, शूद्रक है, ठीक है, भारवी है, ऐसे बड़े ही फेमस जो राइटर्स है, उसने भी कई सारी जो बड़ी बड़ी महाकाव्य से ना उसका क्रिएशन किया हुआ है, जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम है, ठीक है, रघुवंशम है, मेघदूतम है, किराता जूर्नियम है, ठीक है, स्वप्न वासंततम, पच्छुकट्टिकम, जैसे बड़े बड़े जो प्लेस हैं वो लिखे हुए हैं। अब साउथ की बात करें तो बच्चों साउथ में जो भी लिटरेचर क्रिएट होता था ना, ठीक है, जो भी स्पेशल लिटरेचर है उसको हम कहते थे संगम साहित्य, ठीक है, संगम लिटरेचर। तो ये करीबन 5th सेंचुरी बिफोर सेंचुरी में लिखा गया था, ठीक है। जो अशोक है ना उसके इंस्क्रिप्शन में भी जो बात की गई है मौर्यन एम्पायर की, वो भी हम एंशंट इंडिया के जो लिटरेचर है उसमें शामिल कर सकते हैं। संस्कृत लिटरेचर में जो ग्रामर का टेक्स्ट है, संस्कृत ग्रामर का टेक्स्ट, ठीक है, जिसको अष्टाध्यायी ग्रंथ कहते हैं, जो पाणिनि ने लिखा हुआ है। अब देखते हैं बच्चों डिस्क्रिप्शन बाय फॉरेन ट्रैवलर, ठीक है, तो जो फॉरेन ट्रैवलर हमारे यहाँ आए थे इंडिया में, उसने किस तरह से डिस्क्रिप्शन इंडिया का किया गया है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो चंद्रगुप्त है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके दरबार में जो ग्रीक का एलसी आया हुआ था जिसका नाम था मेगास्थनीज, ठीक है, हम सबको बताएं, वो हमने पढ़ा भी हुआ है लेसन नंबर 5 और 6 में। तो मेगास्थनीज ने अपना जो बुक है जिसका नाम है इंडिका, उसमें इंडिया का काफ़ी सारा वर्णन किया गया है। फिर बात करें हम जब चंद्रगुप्त द्वितीय था, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब कि जो गुप्ता डायनेस्टी है उसमें जो चीन का ट्रैवलर आया था जिसका नाम था फाइयान, ठीक है, और जो हर्षवर्धन है उसके टाइम में जो चीनी ट्रैवलर आया था जिसका नाम था यूएन संग, उसने भी जो इंडिया की उस टाइम की जो पीपल्स है, जो सोशल लाइफ है, ठीक है, जो रूरल है और वहाँ की जो कल्चर है ना उसका अच्छा खासा वर्णन किया गया है। और जो ग्रीक का ट्रैवलर है जिसको हम टोलोमी कहते हैं, उसने तो इंडिया की जो जियोग्राफी है और इंडिया के जो पोर्ट्स है ना उसके बारे में भी अच्छा खासा लिखा हुआ है। अब देखते हैं ट्रेडर्स न्यू रूट्स, ठीक है, तो जो व्यापारी है उसका नया मार्ग किस तरह का था। एंशियंट टाइम से इंडिया की जो चीज़ें जो भी जो स्पाइसेस है, मसाले हैं, ठीक है, वो जो फॉरेन कंट्री से ना उसमें काफ़ी सारी डिमांड थी और इसीलिए इंडिया है वो बिजनेस में बहुत ही आगे था। और इंडिया का जो बिजनेस है वो सिर्फ लैंड एरिया से ही नहीं, ठीक है, वाटरवे से भी चलता था। तो इसके हमें प्रूफ जो लोथल है, ठीक है, जो हमें हड़प्पन कल्चर मिला हुआ है ना,
वहाँ पे हमें बता सकते हैं कि जो लोथल है वो मेन पोर्ट था उस टाइम का, और वहीं से सारी जो आपले हैं लेन देन है वो होती थी। लोथल में हमें डॉक यार्ड भी मिले हुए हैं, ठीक है, जो शिप को वहाँ पे रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। साथ साथ वहाँ पे हमें वेयर हाउस भी मिले हुए हैं, ठीक है। वेयर हाउस मतलब क्या कि जितना भी सामान आया हुआ है ना, ऐसे बड़े बड़े रूमों में हम अच्छी तरह से संभाल के रख सकते हैं, ठीक है। और लोथल में से ही हमें जो क्ले के जो चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे कि जो यूटेंसिल्स है वो मिले हुए हैं, साथ साथ ज्वेलरी भी मिली हुई है, ठीक है। जो सेल खड़ी होती है, जो शिप होती है, जो एलिफेंट टीथ के जो मोती होते हैं, ठीक है, वो भी हमें वहीं से मिले हुए हैं। कॉटन, सिल्क एंड स्पाइसेस वेयर एक्सपोर्टेड टू यूरोप यू सेंट्रल एशिया। तो जो कॉटन होता है, सिल्क होता है, जो और मरी मसाला होते हैं ना, वो यूरोप से सेंट्रल एशिया के जो बड़ा सा वे है, ठीक है, वहाँ पे ही वो भेजे जाते थे, ठीक है। यानी कि जो सेंट्रल एशिया है वहाँ से लेके यूरोप तक भेजे जाते थे ऐसे सारे मसाले, ठीक है। और दूसरी बात करें तो जो पोर्ट्स है, जैसे कि पोर्ट्स की हम बात करें तो खंबात है, भरूच है, ठीक है, जो शोपारा है, ताम्रलिप्त है, तो और उसमें जो स्पेशली बात करें तो जो कॉटन टेक्सटाइल है, सिल्क टेक्सटाइल है, ठीक है, स्पाइसी से सिनानोम और टिम्बर, उसको हम ईस्ट, ठीक है, वहाँ से एक्सपोर्ट करते थे। और वेस्ट पार्ट्स में से जो गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, वो हमें इंपोर्ट करते थे। मतलब कि भारत में से इतनी सारी चीज़ें हैं वो जाती थी, जबकि जो गोल्ड सिल्वर है वो भारत में आता था। और कई सारे लोग से वो खुद जो वाटरवे है, ठीक है, वहाँ से नहीं आते थे, लेकिन क्या करते थे, वो चल के आते थे, क्योंकि इंडिया उसका अगर वो नेबरिंग कंट्री से आए हुए हैं, ठीक है, जैसे कि चाइना है, ठीक है, अफगानिस्तान है, तो वो वहाँ से चल के ही आते थे। तो चाइना में के भी कई सारे ऐसे ट्रैवलर है जो हॉर्स बैक में आए हुए हैं, ठीक है, यानी कि हॉर्स के ऊपर बैठ के आए हुए हैं, और वो अपने साथ जो सिल्क का क्लॉथ है वो भी ले गए हैं, ठीक है। और उसी टाइम को कहते थे सिल्क रूट, ठीक है, मतलब कि जहाँ से सिल्क जो कापड़ है, ठीक है, जो क्लॉथ है वो मूव होता था ना, उसी को कहते थे सिल्क रूट। और जो मर्चेंट्स है, जो व्यापारी है, वो चाइना के साथ, चाइना, इंडिया, ईरान, अरबेस्तान, ठीक है, ग्रीस, रोम, वो एक दूसरे के साथ जो ये ट्रेड रूट है ना उससे जुड़ा हुआ था, ठीक है। अब देखते हैं पेंटिंग्स इन एंशिएंट इंडिया, ठीक है, जो प्राचीन भारत है उसका पेंटिंग किस तरह का था। तो इंडिया का जो पेंटिंग था ना, वो हमें हमारी जो नज़रें हैं ना वो अट्रैक्ट कर सके ऐसा था, क्योंकि जो पेंटिंग्स हमें मिली हुई है वो जनरली स्टोन एज की थी। और जो मध्य प्रदेश में भीम बेटका करके जो गुफाएं आई हुई है, ठीक है, जो केव्स है, उसमें हमें स्टोन एज की भी कई सारी पेंटिंग्स मिलती हैं। जो पेंटिंग्स है वो करीबन 500 से भी ज़्यादा हमें ऐसे पिक्चर्स वहाँ पे मिले गए हैं। जो नियोलिथिकल एज है, ठीक है, जो आदिवासी जनजीवन है, ठीक है, वहाँ से उसकी हमें डिटेल्स भी मिलती हैं, क्योंकि वो पिक्चर है वो शायद उन लोगों ने बनाए होंगे ऐसा हम कह सकते हैं। उसी के बाद, उसी के सिवा हमें जो अजंता है, इलोरा है, और जो और बाकी केव्स है, अमरावती की जो केव्स है, ठीक है, वहाँ से भी हमें ऐसे बड़े ही ज़्यादा पैमानों पे ऐसे जो पेंटिंग्स हैं वो मिले हुए हैं। और अजंता और इलोरा की जो केव्स हैं वो तो वर्ल्ड फेमस केव्स हैं। और जहाँ पे जो बौद्ध है उसकी जो जहाँ तक कथा है, जो पंचतंत्र स्टोरीज है, वो हमें दिखाई गई है। साथ साथ बात करें तो जो पद्म पाणी है, ठीक है, जो वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है, ठीक है, जिसको हम इंडियन कल्चर का एक ज्वेल कह सकते हैं, वो है। साथ साथ जो इलोरा के उसमें जो भगवान शिव है, ठीक है, उसका जो टेम्पल है, ठीक है, उसकी जो मूर्ति है ना वो भी अच्छी तरह से कर्व करके बनाई गई है। अब देखते हैं स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो एंशिएंट इंडिया में जो आर्किटेक्चर है और जो स्कल्पचर है वो किस तरह से बना हुआ है, तो उसकी हम बात करते हैं। तो इंडिया में जो टाउन प्लानिंग था वो यूनिफॉर्म था, ठीक है, जो वहाँ पे ग्रीनर है, साथ साथ जो बात है, ठीक है, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, हार्वेस्टिंग ऑफ द रेन वाटर है, वो सारी प्रोसेस ही ना जो हड़प्पन जो सिविलाइजेशन हमने देखा था ना उसमें बेस्ट थी, ठीक है, कि किस तरह से वो टाउन का जो प्लानिंग है वो अच्छी तरह से करते थे। साथ साथ जो ग्रेनर्स है, ठीक है, यानी कि
जो भी अनाज उसको संग्रह करने के लिए बड़े बड़े जो कोठारे बनाए जाते थे वो, और बात बात का मतलब हमने देखा था मोहनजोदड़ो में, ठीक है, किस तरह से एक बड़ा सा वहाँ पे बात का निर्माण हुआ था, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, तो हमने ये भी देखा हुआ था कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो धोलावीरा में किस तरह से किया जाता था, ठीक है। तो ये आपको एक बार अच्छी तरह से करना है। अब देखते हैं वहाँ की जो आइडल्स मेकिंग की जो स्टाइल है वो किस तरह की थी। तो एंशिएंट इंडिया में जो आइडल मेकिंग का स्टाइल था, ठीक है, आइडल का मतलब होता है मूर्ति, तो मूर्ति दो प्रकार से बनती थी, एक था गांधार आर्ट्स और दूसरा था अदर स्टाइल, जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इंडो ग्रीक शैली। अब देखते हैं जो गांधार शैली है वो किस तरह की थी। तो गांधार शैली है ना वो ग्रीक और जो भारतीय स्टाइल है, ठीक है, जो इंडियन स्टाइल है उसको मिक्स करके जो नई स्टाइल बनी है उसको कहते थे गांधार शैली, ठीक है, गांधार आर्ट। तो किस तरह वो कहाँ पे वर्किंग करता था, तो जो गांधार आर्ट है ना वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया से लेके वेस्ट इंडिया में ज़्यादा फेमस था, क्योंकि गांधार है, देखो ये है नॉर्थ और ये है वेस्ट, तो यहाँ पे जितने भी सारे एरिया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ठीक है, तो उन सारे एरिया में गांधार आर्ट है वो अभी भी हमें उसके नमूने हैं वो मिल जाते हैं। तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो तक्षशिला है और अफगानिस्तान में के पास जो भी आई हुई है ना वो हमें गांधार आर्ट के जो सैंपल है, ठीक है, वो वहीं से हमें मिल जाते हैं। और जो वहाँ की फेमस जो भगवान बुद्ध के जो लार्ज स्टेच्यूज होते हैं, ठीक है, वो हमें जो बामियान है और चार सोड्डा है उस स्टाइल में मिल जाते हैं। अब देखते हैं दूसरा जो अदर स्टाइल इज कम्प्लीटली इंडियन, और दूसरा है ना जो कम्प्लीटली भारतीय है, सिर्फ भारतीय। गांधार शैली है वो गांधार मतलब कि जो ग्रीस है और इंडिया है उस स्टाइल को मिक्स कर दिया गया है, उसको हम गांधार कहते हैं। जबकि दूसरी स्टाइल है वो सिर्फ भारतीय स्टाइल है जिसको हम कहते हैं मथुरा आर्ट, ठीक है। तो जो ये मथुरा आर्ट है उसमें जो इंडियन की और स्पेशली जो हिंदू धर्म है, ठीक है, उसके देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाई जाती थी, और ऐसी कई सारी जो मूर्तियाँ हैं वो हमें जो अमरावती है, अजंता है, नासिक है और जो सारनाथ है ना वहाँ पे हमें मिल जाती है। अब देखते हैं स्तूपा एंड विहारास। स्तूपा और विहारास है वो किस तरह के थे। तो हम सबको बताएं कि जो हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़े हुए थे, जब गौतम बुद्ध है उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि उसकी जो अस्थियाँ है उसको अच्छी तरह से संभाल के रखा जाता था। और जो हमने वज्जी संघ पढ़ा हुआ था, ठीक है, कि किस तरह से वो धनानंद है, ठीक है, उसके सामने लड़ता है, और फिर क्या होता है कि मौर्यन डायनेस्टी आ जाती है। तो जो वज्जी संघ है ना वो क्या करता है कि वो इस स्तूपों का निर्माण करवाना शुरू करता है। जो स्तूप होता है ना वो जनरली क्या होता है कि बड़े से बॉक्स के ऊपर एक बड़ा सा बॉक्स होता है, ठीक है, और उसके अंदर अंडाकार शेप में ऐसे स्तूप रखा जाता है। यहाँ पे हमें पिक्चर में गूगल में जब हम सर्च करते हैं ना, ठीक है, स्तूप, तो वो भी हमें मिल जाते हैं। वो ओवल शेप में होते हैं और बड़े ही ऊपर रखे जाते हैं, जैसे कि ऐसे राउंड शेप है और उसके ऊपर बॉक्स होता है, और वहाँ पे जो भगवान बुद्ध है उसकी अस्थियाँ रखी जाती है, ठीक है, और उसी के आसपास जो प्रदक्षिणा पथ होता है ना, ठीक है, वो भी होता है। तो इस तरह से वहाँ पे स्तूप से और विहारा है वो बनाए जाते थे। अब देखते हैं वहाँ का हेरिटेज इन एजुकेशन। तो जो एजुकेशन था वो किस तरह का था। तो जब दुनिया के पास ना बच्चों स्कूल भी नहीं थी, ठीक है, किसी को ये भी नहीं पता था कि स्कूल है वो भी होती है एक्चुअली में, तब हमारे इंडिया में ना यूनिवर्सिटियाँ चलती थी, ठीक है। अब मैं बताता हूँ यूनिवर्सिटी क्या होता है। देखो ये आपकी स्कूल है, ठीक है, और स्कूल है वो जिसके साथ कनेक्टेड होती है वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती है, ठीक है। तो जब दुनिया के पास जब स्कूल भी नहीं थी तब हमारे देश में यूनिवर्सिटियाँ चल रही थी। तो आप हम वहीं पढ़ने वाले हैं कि जो एजुकेशन है वो किस तरह का था। तो जो मोहनजोदड़ो है, साथ साथ जो हड़प्पन कल्चर है उसका हम अभ्यास करते हैं, उसके जब स्टडी करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि वहाँ का एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कितना ही हाई होगा, ठीक है। वहाँ का जो इंजीनियरिंग होगा, इंजीनियरिंग जो सिस्टम होगा वो कितना ही आगे बढ़ चुका होगा, क्योंकि वो वहाँ पे यूनिफॉर्म सिस्टम से सब कुछ बनाया गया था। साथ साथ वहाँ पे जो ब्रॉन्ज मेडल है, ठीक है, वो भी बनाया गया था। तो ब्रॉन्ज है वो किस तरह से बनाया जाता है वो किसी को भी नहीं पता था। साथ साथ हम ये भी बात कर सके कि वहाँ पे जो केमिकली चीज़ें जो बनाई गई थी, ठीक है, कि अपने आप वो ड्रेनेज सिस्टम वो क्लीन हो जाती थी। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना वो यही बताती है कि वहाँ का जो एजुकेशन है वो इतना हाई लेवल पे था। अब देखिए आगे की बात कि जो इंडिया में ना सबसे 5 जो यूनिवर्सिटी है ना वो बहुत ही फेमस थी। जैसे कि जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है वहाँ पे गांधार जो एरिया है ना वहाँ पे तक्षशिला है वो सबसे महान
एजुकेशन की यूनिवर्सिटी कह सकते हैं। फिर वहाँ पे जो तक्षशिला है ना, वहाँ पे जो एथिक्स है, ठीक है, संस्कृत है, ग्रामर है, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी है ना, वो भी पढ़ाई जाती थी। साथ साथ हिंदुइज्म और फिलोसॉफी भी पढ़ाई जाती थी। तो इतने सारे जो सब्जेक्ट है वो भी पढ़ाए जाते थे। और वहाँ के जो टीचर्स थे, जैसे कि हम बात करें तो वहाँ पर भी कई सारे फेमस टीचर थे, जैसे कि पाणिनि है, चाणक्य है, ठीक है, चाणक्य यही है वो जिसने अर्थशास्त्र लिखा था। साथ साथ चंद्रगुप्ता है, ठीक है, चंद्रगुप्ता भी वहीं पे पढ़े हुए हैं। फिर जीवक है। तो ये सारे वहाँ के अच्छे अच्छे जो स्टूडेंट्स हैं वो कह सकते हैं। दूसरी बात करें तो जो बिहार में नालंदा विद्यापीठ आई हुई है वो भी बहुत ही फेमस है, ठीक है, जिसको हम नालंदा विद्यापीठ या तो यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं। जो ह्यूएन सांग में मुलाकात लेने के लिए आया था, ठीक है, राजा हर्षवर्धन के टाइम पे, तो ह्यूएन सांग है ना, उसने भी जो हिंदुइज्म है और जो बुद्ध फिलोसॉफी है ना वो वहीं से पढ़ी हुई है। साथ साथ उसी यूनिवर्सिटी में जो नागार्जुन है वो एक अच्छे केमिस्ट भी थे, जिसने फर्स्ट टाइम हमें ये बताया था कि जो पारा है, ठीक है, पारा होता है ना, उसकी जो मर्क्यूरी, उसकी हम भस्म से दवा बना सकते हैं, मेडिसिन बना सकते हैं। तो ये कहा गया था। और अब गुजरात की बात करें, हमारे गुजरात में, तो गुजरात में भी 6 और 7 सेंचुरी में करीबन वल्लभी है, ठीक है, वहाँ पर भी वल्लभी विद्यापीठ करके आई हुई थी। जो ह्यूएन सांग है उसने अपनी बुक में ये लिखा हुआ है कि वो भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी थी। और वहाँ पे देखो, जिस तरह से आज मॉडर्न टाइम है कि अब अगर आपको स्कूल में एडमिशन लेना है तो पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ेगी, तो गुजरात में करीबन आज से 1500-1600 साल पहले अगर आपको वल्लभी विद्यापीठ में एंट्री लेनी है, ठीक है, एडमिशन लेना है, तो क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ेगी, ठीक है। और वहीं के जो टीचर्स है वो आपका इंटरव्यू लेंगे और फिर आपको एडमिशन देंगे। तो इस तरह की प्रोसेस उस टाइम पे भी देखो कितनी डेवलप हो चुकी थी। और वहाँ पे ना जो मेडिटेशन होता है, एस्ट्रोलॉजी होता है, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी होता है ना, उन सब का संगम हमें वहीं पे देखने को मिलता है, ठीक है। और स्पेशली बात करें तो वहाँ पे हिंदुइज्म भी था, बौद्धिज्म भी था और जैनिज्म भी था। तो इन 3 धर्मों के होने की वजह से भी इतनी सारी फेमस चीज़ें होने लगी थी। अब बंगाल की बात करें तो वहाँ पर भी विक्रमशिला और आनंदपुरी हैं। वैसे ही 2 और भी यूनिवर्सिटी आई हुई थी जिसमें जो बौद्ध धर्म है उसके रिलेटेड थे। और वहाँ पे भी हमें जो 3 स्टोरीड लाइब्रेरी है वो देखने को मिलती है, मतलब कि 3 माले की लाइब्रेरी है। अब देखते हैं कॉइन्स की, तो कॉइन्स के लिए जो भारत है ना वो सबसे फेमस कंट्री है, क्योंकि हमें कई सारे कॉइन्स मिले हुए हैं। और उसमें से भी सबसे जो पुराने कॉइन्स है वो पंचमार्क के कॉइन्स है, ठीक है, जो 5th सेंचुरी में हमें मिले हुए हैं, ठीक है, बिफोर सेंचुरी से पहले मिले हुए हैं। साथ साथ जो कॉइन्स है ना वो इंडो ग्रीक जो रूलर्स होते थे ना, उसी ने जो गोल्ड के कॉइन्स है वो बाहर पढ़वाना शुरू किया था। और ग्रीक्स लोगों ने ही सबसे पहले कॉइन्स के ऊपर लिखना शुरू कर दिया गया था, ठीक है। तो आज के जो हमें फिर कॉइन्स मिले हुए, वहाँ पे हमें जो राजा है उसका इमेज मिलता था, साथ साथ वो उसका जो टाइम है ना वो भी हमें देखने को मिलता है। तो कॉइन्स की चर्चा हमने जो गुप्त एज है उसमें भी की हुई थी, ठीक है। कि जो समुद्रगुप्ता है वो अपने वीणा को लेके बैठा हुआ है और दूसरी साइड में जो एक लायन है उसका शिकार करते हुए हमें देखने को मिलता है, ठीक है। फिर चंद्रगुप्ता प्रथम है, ठीक है, जो फर्स्ट है, उसकी जो रानी है और उसका जो गरुड़ है, ठीक है, उसका जो राजा चिन्ह है वो भी जो कॉइन्स है उसमें दिखा गया है। फिर चंद्रगुप्ता द्वितीय है, ठीक है, जिसको हम विक्रमादित्य कहते हैं, उसके भी कॉइन्स बाहर पड़े हुए हैं, जिसने सिंह विक्रम भी और जो गरुड़ ध्वज होता है, ठीक है, जो गरुड़ फ्लैग होता है ना, उसमें भी अपने जो कॉइन्स है वो अपने इमेज है वो डलवाए हुए थे। तो इस तरह से हमें कई सारे कॉइन्स है वो मिले हुए हैं। तो उसी के साथ हमारा जो लेसन नंबर 8 है वो कंप्लीट होता है। चलो देखते हैं बच्चों यहाँ पे कि जो आर्ट है उसकी कितने डायरेक्शन है, तो उसके 2 डायरेक्शन है, हमने देखा हुआ था ना, ठीक है, फाइन आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट। अब देखते हैं कि जो दक्षिण भारत है उसका जो फेमस लिटरेचर है, जिसको हम क्या कहते हैं, तो संगम लिटरेचर कहते हैं। जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसके जो दरबार में जो ग्रीक एम्बेसडर आया था जिसका नाम क्या था, मैगस्थनीस नाम था, जो मध्य प्रदेश है उसमें भीमबेटका का जो स्थल है, ठीक है, वहाँ से हमें स्टोन एज यानी कि नियोलिथिक एज के पिक्चर देखने को मिलते हैं। और जो बिफोर सेंचुरी 5th सेंचुरी में हमें कौन से कॉइन मिले, तो पंचमार्क के कॉइन मिले हुए हैं। अब देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो किसको हम वैदिक लिटरेचर कहते हैं, तो हम सबको बताएं कि जहाँ पे वैदिक जो 4 ग्रंथ है, ठीक है, जो 4 वेद हैं उसी के बारे में हमें लिखना है और उसी को कहते हैं वैदिक लिटरेचर। और एंशिएंट टाइम में कौन से फॉरेनर्स आए हुए थे, तो हमने देखा हुआ था ह्यूएन सांग आया था, फाहियान आया था, ठीक है, टोलोमी आया था। तो इन सब के बारे में हमें लिखना है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्तूपा एंड चैत्य, तो हमें स्तूपा और चैत्य का मीनिंग लिखना है, ठीक है, कि स्तूपा होते हैं वो किस तरह से होते हैं, ओवल शेप में होते हैं, जबकि चैत्य है वो विहार जो विहार होते हैं उसके बैठने का स्थान होता है, ठीक है।
जो भी बौद्ध भिक्षुक होते हैं ना, उसको आराम करने का स्थान होता है। दूसरी बात करें विच सब्जेक्ट वेयर टॉट इन तक्षशिला, तो तक्षशिला में कौन सी जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाई जाती थी, जैसे कि जो एथिक्स है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, ऐसे कई सारे और भी सब्जेक्ट हैं वो पढ़ाए जाते थे, वो हमने देखा हुआ है। रॉयल कॉइन्स ऑफ द विच गुप्ता किंग हैव बीन सीन, ठीक है, गुप्ता किंग के कौन से रॉयल किंग से जो सिक्के हैं वो बाहर पड़वाए गए थे, जैसे कि बात करें तो जो समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्ता फर्स्ट है, चंद्रगुप्ता सेकंड है, ठीक है, उन सब ने अपने जो गोल्डन जो कॉइन्स है वो बाहर पड़वाए हुए थे। चलो अब देखते हैं ट्रू फॉल्स। तो उपनिषद है उसमें मांडुक्य है, मत्स्य है और मुंडका उपनिषद है वो शामिल होते हैं, तो वहाँ पे गलत है, ठीक है, मत्स्य वहाँ पे नहीं आता, अगर वहाँ पे पुराण होता तो आता, तो यानी कि फर्स्ट सेंटेंस है वो रॉन्ग है। दूसरा देखते हैं जो ग्रीक नाविक है टोलोमी, उसी ने इंडिका बुक लिखी हुई, तो ये भी गलत है, क्योंकि ग्रीक नाविक टोलोमी ने इंडिका बुक नहीं लिखी, इंडिका बुक तो लिखी हुई है मैगस्थनीज ने, ठीक है। अब देखते हैं जो इलोरा केव से, उसमें हमें बौद्ध की कई सारी स्टोरीज हैं वो देखने को मिलती है, जो ज़्यादा स्टोरीज हैं वो, तो ये सेंटेंस सही है। फिर जो गांधार आर्ट स्टाइल है और ठीक है वो, और इंडिया की जो आइडल स्टाइल है वो, उन दोनों का हमें संगम देखने को मिलता है, ठीक है, मिक्सचर देखने को मिलता है, कन्फ्लुएंशन देखने को मिलता है, तो वो सही है। थर्ड देखते हैं नालंदा जो विद्यापीठ है, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी है वो गांधार रीजन में आई हुई है, तो वो भी सही बात है, ठीक है, गांधार रीजन है वो बिहार के पास में ही आया हुआ है। अब देखते हैं शॉर्ट्स नोट, तो शॉर्ट नोट में है धर्मांतर लिटरेचर, तो हमें धर्मांतर जो लिटरेचर है मतलब कि ऐसा लिटरेचर जो धर्म के ऊपर लिखा गया है, तो हमने वो भी पढ़ा हुआ था, रिलीजियस लिटरेचर। फिर देखते हैं स्कल्पचर ऑफ एंशिएंट इंडिया, तो एंशिएंट इंडिया में स्कल्पचर है वो भी हमने पढ़ा हुआ था। अब देखते हैं थर्ड वन, ये आपको टेक्स्ट बुक में आराम से मिल जाएंगे। थर्ड वन देखते हैं एग्रीकल्चर इन एंशिएंट इंडिया, तो एग्रीकल्चर एंशिएंट इंडिया में किस तरह का था, ठीक है, हमने टूल्स भी देखा था और इरिगेशन भी देखा था उसमें। विलेज एंड टाउन लाइफ, तो वहाँ की जो विलेज लाइफ है और टाउन लाइफ है वो किस तरह की थी वो भी हमने देखा हुआ था, ठीक है, कि जो मैन और वुमन है वो नीवी पहनते थे, ऊपर बास पहनते थे, बास के ऊपर अधिक बास था, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ ही है। और इसी के साथ हमारा लेसन नंबर 8 वहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।